Good morning students. Today I will teach you science chapter 17 वन हमारी जीवन रेखा, जिसका फर्स्ट पार्ट हम पहले स्टडी कर चुके हैं। तो आइए स्टूडेंट आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 17 का पार्ट 2। वन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं, ये सब हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम आगे स्टार्ट करते हैं कि अब घटक किस प्रकार अपना रूप दिखाते हैं। आपने ह्यूमस के बारे में लास्ट चैप्टर 19 में स्टडी किया था। आपको मृदा की कौन सी परत में ह्यूमस मिलता है, अब मृदा के लिए इसकी क्या उपयोगिता है। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे अपघटक कहलाते हैं। इस प्रकार के सूक्ष्म जीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह जानकारी मिलते ही पहेली ने मृत पत्तियों को हटाना आरंभ कर दिया और कुछ ही देर में भूमि पर ह्यूमस की परत को खोज निकाला। ह्यूमस की उपस्थिति ये सुनिश्चित करती है कि मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते हैं। वहां से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों के मूल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। शीला ने पूछा, जब वन में कोई जंतु मर जाता है तो उसका क्या होता है। टीबू ने उत्तर दिया कि मृत जंतु गिद्ध कोए गिद्धों और कीटों का भोजन बन जाते हैं। इस प्रकार पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है, जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। अब पहेली ने प्रोफेसर अहमद को याद दिलाया कि उन्होंने यह नहीं समझाया कि वनों को हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा, प्रकाश संश्लेषण क्या है, जिस अवस्था में पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। इस प्रकार पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बना करके रखते हैं। इसलिए वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है। बच्चों ने देखा कि आसमान में बादल बन रहे हैं, तो बूझो ने याद दिलाया कि उसने कक्षा 6 में जल चक्र के बारे में पढ़ा था। वृक्ष अपनी मूलों से जल अवशोषित करते हैं और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वाष्प निर्मुक्त करते हैं। यदि वृक्षों की संख्या कम होती है तो जल चक्र किस प्रकार प्रभावित होता है। टीबू ने बताया कि वे वन केवल पादपों और जंतुओं का आवास ही नहीं है, वन क्षेत्र में अनेक मानव समुदाय भी रहते हैं। इनमें से कुछ विभिन्न जनजातियों के हो सकते हैं। टीबू ने समझाया कि ये लोग अपनी अधिकतर आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर करते हैं। वन उन्हें भोजन, आश्रय, जल और औषधियां प्रदान करते हैं। वन क्षेत्र में रहने वाले ये लोग वहां के अनेक औषधीय पादपों के बारे में जानते हैं। अब बूझो एक छोटे झरने से पानी पी रहा था, तो उसने देखा कि हिरणों का एक झुंड उससे कुछ दूरी पर झरने को पार कर रहा था। चित्र 17.11 में कुछ ही पल में सभी हिरण झाड़ियों में गायब हो गए। सघन झाड़ियां और ऊंची घास जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करती हैं। ये उन्हें वन में रहने वाले मांस भक्षी जीवों की सुरक्षा प्रदान करती हैं। टीबू ने ध्यान से वन के फर्श को देखना आरंभ कर दिया। अचानक कुछ देखकर उसने बच्चों को अपने पास बुलाया। उसने उन्हें कुछ जंतुओं की लीद दिखाई और विभिन्न जंतुओं की लीदों के बीच अंतर समझाया। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि वन अधिकारी वन में कुछ जंतुओं की उपस्थिति की जानकारी उनकी लीद और पदचिन्हों के आधार पर करते हैं। बूझो ने सबका ध्यान जंतुओं की लीद की एक बड़ी शयमान ढेरी की ओर आकर्षित किया। उस ढेर पर अनेक भृंग और कैटरपिलर पनप रहे थे तथा अनेक नवोद्भिद भी अंकुरित हो रहे थे। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि ये नवोद्भिद कुछ शाखों और झाड़ियों के हैं। जंतु भी कुछ पादप और पादपों के बीजों को प्रकीर्णित करते हैं। इस प्रकार जंतु वनों में पादपों को वृद्धि करने और उनके पुनर्जन्म में सहायक होते हैं। जंतुओं का शयमान गोबर नवोद्भिदों को उगने के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। यह सुनने के बाद बूझो ने अपनी नोटबुक में नोट किया, पादपों की अधिक किस्मों को आश्रय देकर वह शाकाहारी जंतुओं को भोजन और आवास के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं। विभिन्न प्रकार के मांस भक्षियों के लिए भोजन की अधिक उपलब्धता जंतुओं की विविध किस्में वन के पुनर्जन्म और वृद्धि में सहायक होती हैं।
अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। अब लगभग दोपहर हो गई थी और बच्चे वापस जाना चाहते थे। टीबू ने वापस जाने के लिए एक और रास्ता सुझाया। जब वे वापस जा रहे थे तभी वर्षा होने लगी। उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ कि वर्षा की बूंदें वन भूमि पर सीधे पड़ रही हैं। वन वितान की सबसे ऊपरी परत वर्षा की बूंदों को विच्छिन्न कर रही हैं, अर्थात छोटी छोटी फुहार में परिवर्तित हो रही हैं। अधिकांश जल वृक्षों की शाखाओं, पत्तियों, तनों से होता हुआ नीचे की झाड़ियों और शाखों पर धीमे धीमे गिर रहा था। चित्र 17.13 में से देख रहे हैं। उन्होंने पाया कि कई स्थानों पर भूमि अब भी सूखी थी। लगभग आधे घंटे बाद वर्षा रुक गई। उन्होंने पाया कि वन भूमि की सतह पर गिरी मृत पत्तियों की परत अब कुछ कुछ गीली हो गई है, लेकिन वन में कहीं भी जल का जमा होता दिखाई नहीं दिया। बूझो मन ही मन में सोच रहा था कि यदि इतनी तेज वर्षा उसके शहर में हुई होती तो नाले और सड़कें पानी से भर गए होते। जब आपके शहर में कई घंटों तक उच्च दर से वर्षा होती है तो क्या होता है कि प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं और उसे अवस्रावित होने देते हैं। यह वर्ष भर भौम जल स्तर को बनाए रखने में सहायक होता है। वन न सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं बल्कि नदियों में जल के प्रवाह को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं, जिससे हमें जल की सतत आपूर्ति मिलती रहती है। इसके विपरीत यदि वृक्ष न हो तो वर्षा जल सीधे भूतल पर गिरकर आसपास के क्षेत्र में भर सकता है। तेज वर्षा मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को भी क्षति पहुंचा सकती है। वृक्षों तथा अन्य पौधों के मूल सामान्यतः मृदा को एक साथ बांधे रखते हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मृदा वर्षा जल के साथ बह जाती है, अर्थात उसका अपरदन हो जाता है। लौटते समय बच्चों ने टीबू के गांव में 1 घंटे का समय बिताया। गांव का मौसम काफी सुहावना था। गांव वासियों ने उन्हें बताया कि आसपास वन से घिरा होने के कारण यहाँ अच्छी वर्षा होती है, हवा भी ठंडी रहती है, यह ध्वनि प्रदूषण भी कम है क्योंकि वन वहां से गुजरने वाली सड़क के वाहनों के शोर को अवशोषित कर लेते हैं। बच्चों ने गांव के इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उन्हें यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उस क्षेत्र के गांव और कृषि के लिए खेत लगभग 60 वर्ष पहले वन को काटकर उपलब्ध किए गए थे। टीबू के दादाजी ने उन्हें बताया कि जब वे छोटे थे तब गांव का क्षेत्र इतना बड़ा नहीं था जितना आज है। यह वनों से घिरा हुआ भी था। सड़कों, इमारतों आदि के निर्माण, औद्योगिक विकास और लकड़ी की बढ़ती हुई मांग के कारण वनों का कटाव हो रहा है और वे लुप्त होने लगे हैं। दादाजी खुश नहीं थे क्योंकि उनके गांव के समीप के वन का पुनर्जनन नहीं हो रहा था और वह पालतू पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण लुप्त होने के कगार पर है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि यदि हम समझदारी से काम लें तो हम वनों और पर्यावरण को संरक्षित रखने के साथ साथ विकास कार्य भी कर सकते हैं। बच्चों ने ऐसी घटनाओं के परिणामों को दिखाने के लिए कुछ अलग से चित्र भी बनाए। वन भ्रमण के उपरांत प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से सारांश में वनों के महत्व के बारे में लिखने को कहा। बच्चों ने लिखा कि वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वे मृदा की सुरक्षा करते हैं और एक जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। वन आसपास के क्षेत्रों में वर्षा का उचित स्तर बनाए रखने में सहायक होते हैं। वन औषधीय पादपों, काष्ठ और अन्य अनेक उपयोगी उत्पादों के स्रोत हैं। हमें अपने वनों को संरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करते रहने चाहिए। तो इसी के साथ स्टूडेंट आपका चैप्टर यहीं एंड होता है। आपको अच्छे से वीडियो को वॉच करना है, बुक से रीड करना है। नेक्स्ट टर्न पर आपको चैप्टर 17 के नोट सेंड किए जाएंगे। सभी को अपनी नोटबुक में सुंदर तरीके से वर्क करना होगा। थैंक यू एवरीवन।